हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमिश्न क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर सीजीएल सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस जीके और साइंस में 75 क्वेश्चन लगातार हम आपके पास जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल त्रुटिहीन रखने का प्रयास करते हैं। जितना संभव हो सकता है एनसीईआरटी से ही आंसर के निचोड़ को भी हम निकालते हैं और सॉल्यूशन को भी हम आपके सामने इस तरीका से देते हैं कि आपका किसी भी तरीका से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो निश्चित तौर पर अगर ये सेट प्रैक्टिस आप देख के जाएंगे तो आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर होगा। आपके एग्जाम तक आते आते हम पूरा सेट प्रैक्टिस 50 से 55 सेट प्रैक्टिस आपके पास पहुंचा देंगे। और ये सारा सेट प्रैक्टिस अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित विश्वसनीय आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम क्वेश्चन को आपको सिलेबस बेस्ड, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को सिलेबस बेस्ड रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब सिलेबस जिस रेशियो में जिस क्वेश्चन को जो सब्जेक्ट से रेशियो रहता है उसी रेशियो के रूप में हम आपको क्वेश्चन की संख्या को रख रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। आप इसको बिना स्किप किए हुए अगर टोटल क्वेश्चन को आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास रहता है। फ्रेंड्स, जो लोग प्यार देते हैं केसरिया कमिश्न क्लास को, जो लोग हमें मैसेज करते हैं, एक आध क्वेश्चन में अगर गलतियां कुछ त्रुटियां निकल जाती है भी तो उसको सुधार करने के लिए जो भी मैसेज करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलतियां हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि स्पीडली जब चलने लग जाते हैं, जल्दी में रहते हैं, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि समय को और कम किया जाए, समय को और कम किया जाए, तो ध्यान उस पर रहता है। तो कभी कभार गलतियां हो जाता है एक आध क्वेश्चन में, तो उसको सुधारने के लिए जो मैसेज आप लोग करते हैं वो उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक ऐसे स्टूडेंट हैं कुछ जो कहते हैं कि लेवल थोड़ा सा और क्वेश्चन का बढ़ाइए। अब इससे बड़ा लेवल क्या बढ़ाइएगा? लेवल किसको कहा जाता है? इतना एग्जाम जब रेगुलर में एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का देना है, तो मुझे नहीं लगता इससे और ज्यादा भी कोई लेवल होता है। ठीक है, हम उसी लेवल में रखने का प्रयास कर रहे हैं जो लेवल आपके एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा क्वेश्चन को डाल दें जो क्वेश्चन का लेवल पूछे ही नहीं, एकदम पूछ दें आपको यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, तब आपको लगे कि हाँ ये देखो क्वेश्चन है। हम ऑफलाइन में भी क्लास लेते हैं तो आप लोग का यही, बिहार शरीफ का खास करके यही कंडीशन रहता है कि लेवल थोड़ा और रहता है। क्या लेवल थोड़ा और रहता है? बीपीएससी का पीटी इस बार देखे तो 67वीं बीपीएससी का क्या लेवल था? इसका क्या लेवल था आपका? बीपीएससी का एग्जाम पड़ा, क्या लेवल था? कट ऑफ गया ज्यादा, लेवल कम था, कट ऑफ ज्यादा गया। लेवल आपका बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्वेश्चन छोटा छोटा ही आपको टिपिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से चूज करके दे रहा है। सबसे बड़ा आप की जो होता है आजकल के एग्जाम का, की कुंजी, चाबी जिसको कहा जाता है, सबसे चीज को समझेंगे कि होता क्या है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल के दे रहा है। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने में लगता है छोटा, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन रहता है। पढ़े हुए तो ऐतिहासिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ आप हैं लूसेंट, अब लूसेंट से हट के तो कुछ जानते नहीं है। तो एनसीईआरटी को बेस बनाइए और एनसीईआरटी से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आपको एक लेवल मिल जाएगा। अब आप अब के एग्जाम में एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है विदाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सीरीज जो भी है आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन उसी से हल करने का प्रयास करें। हम जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सारा एनसीईआरटी के बेस्ड पर ही आपको क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन के आंसर को त्रुटिहीन रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी अगर एक आध क्वेश्चन में गलतियां हो जाता है तो जो मैसेज करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीका से सपोर्ट करते रहिए, सहायता करते रहिए, ताकि हम आपको एररलेस जो क्वेश्चन है, आंसर है, वह आपके पास पहुंचा सके। फ्रेंड्स, अगर टेलीग्राम चैनल से हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं टेलीग्राम चैनल का, वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। या केसीसी ऑफिशियल करके अगर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो मेरा फोटो लगा हुआ लोगो आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमें आसानी से जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यूजफुल वीडियो है, आगे स्टूडेंट्स को ये यूजफुल होगा, एग्जाम के लिए सही पैटर्न से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो को देखते समय लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि एग्जाम आते आते तक एक अच्छा खासा कलेक्शन स्टूडेंट के पास हो। क्लियर? तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? उजरका वाला ले लेते हैं फिर। राजनैतिक फिरौती कहा था, ध्यान देंगे, राजनैतिक फिरौती आंदोलनों को, गांधी जी के आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए, राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दिया था
वह दिया था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कार्यकाल भारत में एज अ गवर्नर जनरल 1936 ईस्वी से लेकर 44 ईस्वी तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल रहा। इन्होंने ही गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दिया था। ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबिया नृत्य। दूसरा क्वेश्चन में है धोबिया नृत्य बिहार क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये तो निश्चित तौर पर बिहार में धोबिया नृत्य प्रचलित है, लेकिन किस क्षेत्र में है? पटना में, गया में, भोजपुर में या उपर्युक्त सभी में? आपका सही आंसर होगा भोजपुर में जो है वह धोबिया नृत्य जो है बिहार में लोकप्रिय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां शीतकालीन ओलंपिक। ध्यान देंगे, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आयोजित किया गया। कौन से दो देश है जो पहली बार इस 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहली बार हिस्सा लिया? आपका ऑप्शन में है जापान, नॉर्वे, सऊदी अरब, हैती और सऊदी अरब या हैती और नॉर्वे। सही आंसर है हैती और सऊदी अरब जो है 24वें शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में हुआ उसमें पहली बार पार्टिसिपेट हैती और सऊदी अरब देश ने किया। ध्यान देंगे 24वां शीतकालीन ओलंपिक चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया, जो 4 से 20 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर फ्रांस बिंग ड्वेन था। शीतकालीन ओलंपिक का जो रुई रॉन रान जो है वह शीतकालीन ओलंपिक का शब्द रहा था। इसमें कुल 91 देश हिस्सा लिया, 15 खेल था, 119 प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल थी। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय जो इसमें रहा था वन वर्ल्ड वन फैमिली रहा था। विषय जो इसका रहा था, इसका विषय यानी सब्जेक्ट जो रहा था वह रहा था वन वर्ल्ड वन फैमिली, FAMILY, वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली इसका मुख्य विषय रहा था। आदर्श वाक्य की अगर बात करें तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ इसका आदर्श वाक्य रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषम विषय जो है विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन है पुलिस, दंड विधि, रेडियो और टेलीविजन या विदेशी मामले। आपका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी दंड विधि जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। दंड विधि जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जबकि पुलिस, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले ये सभी संघ सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान देंगे तो दंड विधि आपका सही आंसर होगा। पहली बात तो ये ध्यान देंगे रेडियो है एवं टेलीविजन आदि ये सभी संचार के साधन जो है वो संघ सूची में शामिल किया जाता है, जबकि पुलिस जो है ऑप्शन नंबर ए पुलिस जो है इसको शामिल किया गया है राज्य सूची में, राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि टेलीविजन और विदेश मंत्रालय विदेश मामले जो है वो संघ सूची का विषय है। क्लियर। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि हम लोग 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में चर्चा करते हैं। 7वीं अनुसूची में कुल 3 प्रकार के सूचियों की चर्चा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया गया 7वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के। वर्तमान समय में ध्यान दिया जाए तो संघ सूची जो है यही लिख देते हैं संघ सूची, अच्छा संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची कुल 3 विषय है। अगर संघ सूची की बात करें तो विषयों की संख्या अगर देखा जाए तो 100 विषयों की संख्या, जबकि राज्य सूची में कुल 61 विषय है और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय को शामिल किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 के अंतर्गत महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? महिला दिवस का थीम 8 मार्च 2022, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आप भी जानते हैं। और 2022 का जो थीम रहा है ऑप्शन नंबर बी में जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ध्यान देंगे कौन सा रीट है? 5 प्रकार का रीट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, जबकि
उच्च न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया था। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परवादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा तथा अभिलेख। ठीक है, 5 प्रकार का रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार का रीट होता है जो जारी किया जाता है। अब इसमें से कौन सा ऐसा रीट है जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहा गया है? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क की संज्ञा दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो लिंगानुपात, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वह कहां का है? सबसे ज्यादा, पहले इस बात का ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला का है? तो ध्यान रखेंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद का जो लिंगानुपात रहा है वह रहा है 10:21। ओ सॉरी, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो रहा है औरंगाबाद नहीं, सॉरी गलती हो गया, वो गोपालगंज का रहा है। गोपालगंज का रहा है। प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का रहा है। क्लियर? और सबसे कम लिंगानुपात का सही क्रम अगर देखना है तो मुंगेर का है, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और पटना का। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही होगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार में मुंगेर का है। क्लियर? और उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद शिवहर और तब जाके पटना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय फर्न जो होता है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या होता है? अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जलीय फर्न क्या होता है, तो ध्यान देंगे कि जलीय फर्न जो एजोला जो होता है उसका जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब समझेंगे कि एजोला एक तैरती हुई फर्न होता है जो शैवाल से मिलता जुलता है। क्लियर? और यह धान के खेत में उथले पानी में उगा दिया जाता है। यह होता क्या है कि तेजी से बढ़ता है। यह एजोला जो होता है ना वह तेजी से बढ़ने वाला होता है फर्न। क्लियर? जिसके कारण से धान में वृद्धि यानी पौष्टिक तत्व इसको आसानी से मिल जाता है और यह एक उर्वरक का काम करता है। क्लियर? एक बात और ध्यान देंगे कि कुक्कुट में इसका इस एजोला का प्रयोग जो कि जलीय फर्न होता है, इस एजोला का प्रयोग जो होता है वो कुक्कुट जो मुर्गी कहते हैं, कुक्कुट हो गया, मछली हो गया, अन्य पशु हो गया, इसके चारे के रूप में भी एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे भी देश है जहां के लोग इसे चटनी व पकौड़े के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कोविड टीकाकरण के दौरान 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? ऑप्शन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख या दिल्ली। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भारत का बन गया है। ध्यान देंगे, कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का अगर पूछेगा, अपनी जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, टोटल जो अपनी जनसंख्या है उस केंद्र शासित प्रदेश का, उसका टोटल जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख है। क्लियर? यहां पूछ रहा है कि कोविड टीकाकरण के दौरान 100% टीकाकरण करने वाला। क्लियर? यानी दोनों ही टीका का 100%, जो सेकेंड डोज आया, जो फर्स्ट डोज आया, दोनों डोज को पूरा करने वाला 100% टीकाकरण अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर पूछा अपने जनसंख्या का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो रहा लद्दाख। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 15 से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों का अगर टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेगा, 15 से 18 ईयर का जितना भी व्यक्ति है उसका टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो लक्षद्वीप रहा है। क्लियर? और दिल्ली के द्वारा कोविड टीकाकरण के दौरान जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च करने वाला ये दिल्ली रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में ध्यान देंगे, मोलस्का है, निडेरिया है, ऑर्थोपोडा या प्लैटीहेल्मिन्थिस है। ध्यान देंगे, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है केकड़ा को। ऑप्शन नंबर
सी आपका सही होगा। केकड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता की ओर अगर ध्यान देते हैं तो इसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर के रूप में विभाजित होता है। इसका पाद जो होता है वो संधि युक्त होता है, यानी पैर जो होता है इसका संधि युक्त होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो इसका होता है ओपन तरीका का होता है, यानी खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देह गुहा जो होता है वो हीमोसुइल कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक लंग्स सामान्य सतह इसका श्वसन केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। उदाहरण के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसकी खास तौर से विशेषता पर ध्यान देंगे तो इसमें सभी कीट जो जितने भी कीट वर्ग होते हैं, कीट वर्ग उतना चीज नहीं याद रखना है आपको, यही याद रखना है आर्थ्रोपोडा में वही संघ शामिल किया जाता है जो कीट वर्ग का है। कीट वर्ग कहने का मतलब है कि जिसका पाद जो होता है वह 6 होता है, यानी 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख के रूप में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन किस में होता है? डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है या राइबोसोम में होता है? तो डीएनए में जीन परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यानी कि डीएनए में जो परिवर्तन होता है वो जेनेटिक कोड के माध्यम से होता है। इसे ही जीन परिवर्तक यानी जेनेटिक म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताया गया था कि डीएनए द्विकुंडलित मॉडल संरचना वाली होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्वेदन यानी प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व क्या होता है? ऑप्शन है शरीर की दुर्गंध को दूर करता है, सामान्य स्वास्थ्य को सुधारता है, त्वचा के छिद्रों को खोलने का काम या शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है प्रस्वेदन जो होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रस्वेदन का एक शब्द होता है बायोलॉजी में प्रस्वेदन यानी पर्सपायरेशन, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आमतौर पर शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मानव शरीर का होता है। और इसी तापमान को कम या अधिक करने से यही प्रस्वेदन उत्तरदायी भूमिका निभाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होते हैं? ऑप्शन छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं या एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। आपका सही आंसर है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ जो होता है, अब देखेंगे गैसीय अवस्था में गैस है, कोई भी गैस है तो अणु जो होता है दूर दूर रहता है, तभी तो यह गैसीय अवस्था में है। इसका अंतर आणविक बल जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण से इसके अणु एक दूसरे से ढेर दूरी पर पाए जाते हैं। इसलिए इसको संपीड़ित करना, संकुचित करना आसान हो जाता है क्योंकि अंतर आणविक बल इसका क्या है? कम है, तो इसको संपीड़ित किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। तो अपने मध्य जो होता है वो दीर्घ अंतराल रहता है, जिसके कारण से ऐसा संभव हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? आपका ऑप्शन शहर के रूप में दिया हुआ है अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली। सही आंसर है मुंबई में खोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी नाट्य संस्था बिहार के किस जिले में स्थित है? कामायनी जो है एक लेखन है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। अब यह नाट्य संस्थान जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आरा, छपरा, बेगूसराय या मुजफ्फरपुर। सही आंसर है आरा में यह स्थित है, भोजपुर में। जिला की अगर बात करेगा तो भोजपुर जिला के आरा में स्थित है। क्लियर। भोजपुर जिला के आरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? एक ही पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरण को नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उपकरण नष्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है अति उष्मन के कारण घरेलू वायरिंग नष्ट हो सकती है। बिल्कुल, अति उष्मन जब हो जाएगा, उष्मा जब अधिक हो जाएगा, गर्म जब ताड़ ज्यादा हो जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? घरेलू वायरिंग नष्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और नष्ट हो जाता है और घरेलू वायरिंग को खराब कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? ऑप्शन में है बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल घट जाता है, ऑप्शन बी में बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में घट जाती है इसलिए दोलन काल घट जाता है, ऑप्शन डी में है घट जाता है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जो पेंडुलम की लंबाई जो होती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि धातु है, अब गर्मी उष्मा जब धातु में पड़ेगा तो उसके लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और जब लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो दोलन काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब मान लिया जाए घड़ी का सुइया इतना था, ठीक है, घड़ी का सुइया इतना था, अब दोलन काल जो है इसको यहां तक जाना आना, पेंडुलम का इधर से इधर जाना आसान हो जाएगा, लेकिन यही लंबाई अगर बढ़ के इतना हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में इधर से इधर जाना इसका जो पेंडुलम का होगा वह बढ़ जाता है, दोलन काल बढ़ जाता है, यानी ज्यादा समय लगेगा, दोलन काल बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी वह दोलने लगेगा, दोलन काल बढ़ जाएगा और लंबाई बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? ध्यान देंगे इसका फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो ध्यान देंगे T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा G हो जाता है। ध्यान रखेंगे, यह देखिए टाइम है, टाइम बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ रहा है, टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर के खिंचाव में गर्म जल जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हुआ है भिगोने से सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर है रसापरासरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। रसापरासरण क्या होता है कि इसमें कोशिका में जब कोई भी, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है, रसापरासरण में क्या हो जाता है? जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है जिसके कारण से सूज जाता है पैर। अब जब सूज जाता है तो नमक मिला हुआ जो पानी होता है उसमें जीव द्रव्य जो संकुचन हो गया है, जो हमारा टिश्यू संकुचित हो गया है, उसको फैलाने में मदद मिलता है, इसे रसापरासरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया है? ध्यान देंगे, डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, न प्रोटॉन दे सकता है और न ही ले सकता है, गलत बात है। यह उच्च तापक्रम पर उबलता है, यह भी गलत है। बराबर संख्या के हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो जाता है, यही कारण है कि जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? वह होता है 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? ऑप्शन है फेलिंग-घोल, टॉलेन अभिकर्मण, बेयर अभिकर्मक या नेस्लर अभिकर्मक। तो सही आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टॉलेन अभिकर्मक जो होता है उस अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड के साथ मिलाकर कर देने से चांदी दर्पण परीक्षण का देता है आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण की बीमा क्या होती है? अब त्वरण बराबर होता है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर को हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, सॉरी एम को तो यहां दो द्रव्यमान है नहीं, तो द्रव्यमान m0 लिखेंगे, m तो कुछ है ये नहीं है, तो m0, l का एगो है? 1 है, तो l लंबाई लेंथ को 1 लिख दिए, t नीचे में 2 गो है, t ऊपर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ml1 t-2। क्लियर? अब इस पर 0 न भी बैठाएंगे कोई बात नहीं, ml1 t-2 कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ml t-2। क्लियर? 1 इस पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक में डॉट के बीच अभिक्रिया होता है, कैसी अभिक्रिया होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होती है। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि
संबंध जो होता है, संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? अंत्येष्टि संस्कार। ऐसे भी आप जानते हैं 16 प्रकार का संस्कार पाया जाता है मनुष्य में। गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, जातकर्म, चूड़ाकरण, सीमंतोनयन, कर्मभेद, कर्मभेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, सीमंतोनयन, अंत्येष्टि, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं, जिसमें से आप भी ध्यान रखिए कि अंत्येष्टि संस्कार सबसे अंतिम का संस्कार होता है। मरने के बाद यह अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो अंत्येष्टि संबंधी टीला जो होता है, यानी मरने के बाद बौद्ध धर्म से कह रहा है, क्लियर। तो बौद्ध धर्म में अर्ध गोलाकार चबूतरा बना दिया जाता है और इस चबूतरा पर अर्ध गोलाकार होता है, चबूतरा बनाकर, और इस टीले को क्या कहा जाता है? तो स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी 50 क्या है? आपका ऑप्शन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, भारत में विदेशी निवेश का सूचकांक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार है, या सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? सही आंसर है निफ्टी 50 जो है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक होता है। क्लियर, निफ्टी 50। ध्यान देंगे, सेंसेक्स और S&P CNX और निफ्टी जो होता है यह सब भारत का शेयर मूल्य सूचकांक के तौर पर जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शैली का प्रतिनिधित्व करता है। सभी शैली में दिया गया कि किस शैली में पटना सिटी में स्थित जो पादरी की हवेली है और बांकीपुर का चर्च जो है वो किस शैली में निर्मित है? तो मैथिली शैली में निर्मित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया जो एक्सफोलिएशन को क्या कहा जाता है? परत उतारने की प्रक्रिया जो होती है जिसे एक्सफोलिएशन अंग्रेजी में कहा जाता है, उसको क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन में आपके पास है यांत्रिक वेदरिंग, रासायनिक वेदरिंग, फॉल्टिंग वेदरिंग या फोल्डिंग कहा जाता है। सही आंसर है यांत्रिक वेदरिंग कहा जाता है, यानी मैकेनिक वेदरिंग कहा जाता है, मैकेनिक वेदरिंग कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है। संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है विश्वत प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश में, सामान्य घास के प्रदेश में या अर्ध शुष्क मैदान में? ध्यान रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में संसार में गेहूं के उत्पादन में प्रमुख भूमिका या इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे, यूरोपीय देशों में फ्रांस जो है वह सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं के उत्पादन में फ्रांस विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन चौथे की बात करें तो अमेरिका है, जबकि पहले स्थान पर गेहूं के उत्पादन में चीन आ जाता है। क्लियर। और भारत इस गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट की स्थापना किया गया था। डिपार्टमेंट, सॉरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। क्लियर। लॉर्ड डलहौजी का अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था और ढेर सारा इनके कार्यकाल में काम हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? ऑप्शन 1945, 1943, 1936 या 1939? आपका सही आंसर होगा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व 1943 ईस्वी में किया था। ध्यान देंगे, अंतरिम सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण भारत और डॉट किसके विशेषज्ञों ने किया था? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, फारस यानी पर्सिया, यूनान यानी ग्रीस या चीन यानी चाइना? सही आंसर जो होगा आपका वो फारस और भारत के बीच यानी फारस, पर्शिया और भारत के सम्मिलित विशेषज्ञों के द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां ने करवाया था, अपने बेगम मुमताज महल के याद में करवाया गया था।
क्लियर, जो कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार की अगर बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, और इसके वास्तुकार के रूप में अगर बात करेंगे, कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी है, तथा इसके वास्तुकार की अगर बात करेंगे तो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईसा खां थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है कोल, बिरसा मुंडा, संथाल या भील। तो ध्यान देंगे, उलगुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा जो एक जनजातीय विद्रोह था, उलगुलान विद्रोह जो संथाल परगना के क्षेत्र में खास तौर पर देखने को मिला था, वो बिरसा मुंडा इससे जुड़े हुए थे। क्लियर। बिरसा मुंडा को आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी व्यवस्था जो उस समय चल रहा था बिहार में, तो मुंडा जनजातियों के द्वारा, यह जो बिरसा मुंडा थे, मुंडा जनजातियों के द्वारा बिहार के ही क्षेत्रों में पारंपरिक जमींदारी व्यवस्था जो चल रहा था, सन 1893 से 1900 ईस्वी के बीच में जो जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, तो उसी के बीच बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व भी किया गया था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित किया था और इसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाडा कहां स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी कैरेबियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या भूमध्य सागर में। तो सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में ग्रेनाडा स्थित है। ध्यान देंगे, हिंद महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर में इस महासागर का स्थान तीसरे स्थान पर आता है। क्लियर। जबकि विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर बात करते हैं तो वो आर्कटिक महासागर आता है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर के अंतर्गत शामिल किया जाता है और दूसरा अटलांटिक महासागर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है उसके बीच सीमा रेखा जो है वह 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, जबकि 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी प्लस दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा जो है और 141वीं समानांतर रेखा यूएसए प्लस कनाडा के बीच स्थित है। क्लियर। 49वीं और एक और याद रखेंगे 141वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। रेड क्लिफ रेखा भारत प्लस पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्लियर, पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? ऑप्शन है मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम। उपर्युक्त सभी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन जो किया है वो मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत हरियाणा में, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में तथा अम्मा और बहिनी योजना जो सिक्किम में स्थित है। उपर्युक्त में सभी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित चेक हुआ है जिसको भुनाया जा सकता है केवल किसके द्वारा? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक निर्गत करने वाले के द्वारा, बैंक के माध्यम से या दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देने के लिए। आपका सही आंसर होगा बैंक के माध्यम से ही रेखांकित चेक जो होता है जिस पर पाई खींच दिया जाता है, जिसको रेखांकित कर दिया जाता है, वो बैंक के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 ईस्वी महत्वपूर्ण तिथि रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने कौन सा दांडी मार्च को प्रारंभ किया था? दांडी मार्च को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और फिर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किया और असहयोग
सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मुझे लग रहा था डाउट, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार मैच नहीं है, इसको सुधार करेंगे। इसमें क्या है ना, कौन सा योजना जो है वह सुमेलित है, तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, और अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम के द्वारा, सभी सही है। तो इसको बनाएंगे क्वेश्चन, कौन सुमेलित है, सुमेलित है। क्लियर, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी इसमें सुमेलित है। क्लियर, और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, तो यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, तो ध्यान देंगे यह मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र एवं संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ऑप्शन में है 1856, 1861, 1935 या 1892 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा 1892 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। क्लियर, जबकि भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, जबकि 1919 ईस्वी में महिलाओं को पहली बार भारत में मताधिकार का अधिकार दिया गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। ऑप्शन है हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर या पुदुकोट्टै। आपका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद रियासत जो थी वह स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ी रियासत के रूप में शामिल की गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय रियासत जो थी उसकी संख्या कुल 563 देसी रियासत भारत में कुल थे, जिसमें से ध्यान देंगे हैदराबाद की कुल आबादी अकेले 1.5 करोड़ थी। 1.5 करोड़ इसकी आबादी हैदराबाद की आबादी थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जबकि सबसे छोटी रियासत पर भी ध्यान देंगे तो बिलवारी, जिसकी आबादी मात्र 24 थी, सबसे छोटी की ओर ध्यान देंगे तो बिलवारी जिसकी संख्या की अगर बात करेंगे तो मात्र इसकी संख्या 24 थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति है वैसी मुद्रा क्या कहलाती है। आपका सही आंसर जो होगा उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। जिस मुद्रा की विनिमय दर लगातार घट रही है उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा क्या कहते हैं, जिसको समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दुर्लभ मुद्रा है, तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्लियर, इस बात को ध्यान देंगे। सुलभ मुद्रा आप भी जानते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा दान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है, और क्षमा दान केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पूर्ण होने से कुल कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, संविधान सभा के गठन की अगर बात किया जाए तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा की गठन होती है। उस समय उसकी कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 अंग्रेजी प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देसी रियासत से शामिल थे। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और इसकी पहली संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित पुस्तक के नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में की गई थी। क्लियर,
उस समय 9 दिसंबर को इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक होती है और प्रत्यक्षतः अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, तो संविधान की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनने में कितना कुल पैसा खर्च हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। तारामंडल के नामाकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है? तारामंडल के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जो एजेंसी जो उत्तरदायी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है वो तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। क्लियर। अब देखेंगे 2006 में इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का बैठक 2006 में किया गया था। कहां किया गया था? प्राग में। 2006 में प्राग में किया गया था और मौजूदा पिंडों के 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। यही सम्मेलन में 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का, उसको अभी वर्तमान समय में जो मौजूद था, इसके पहले 2006 से पहले जो सौर मंडल मौजूद था उसमें 3 श्रेणी में सभी पिंड को बांट दिया गया। पहला को बांटा गया परंपरागत ग्रह के रूप में, और दूसरा बौने ग्रह, और तीसरा लघु सौर मंडलीय पिंड के रूप में बना दिया गया। इसी में यह निर्णय लिया गया। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के प्राग सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जब बैठक हुआ तो ग्रहों की संख्या 8 बना दी गई और बौने ग्रह के रूप में प्लूटो को शामिल कर दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? ऑप्शन है नौका, रथ, बैलगाड़ी या याक। आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बैलगाड़ी को अनस के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान देंगे, अनस जो बैलगाड़ी के रूप में रथ एवं नौ यातायात का प्रमुख साधन था वैदिक युग में। वैदिक युग में 3 गो बैलगाड़ी, नौका और रथ जो था वह प्रमुख साधन हुआ करता था यातायात के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 64वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है? ध्यान देंगे, किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा रेमन मैगसेसे पुरस्कार। अब कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी बेनचेगी को, बिल्कुल सही है। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को, यह भी सही है। जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हितोरी, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन में है पुरुषनी, विपाशा, शतुद्री या कुभा। ध्यान देंगे, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। पुरुषनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा जो है वह व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम व्यास नदी का विपाशा है। शतुद्री का शतुद्री जो है वो सुरसती जो है, सुरसती को याद रखेंगे, शतुद्री इसको याद रखेंगे, सतलज, शतुद्री सतलज है। जबकि कुभा जो है वह काबुल, कुभा काबुल। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे, सदानीरा का गंडक जो है, वर्तमान समय में जो गंडक है उसे सदानीरा कहा जाता था। झेलम को प्राचीन समय में बितस्ता कहा जाता था, जबकि चेनाब को प्राचीन समय में अस्किनी कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब आता है? ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन या शुक्ल नवमी के दिन। ध्यान देंगे, शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। ध्यान देंगे, ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो या समकोणित अवस्था में हो। दो स्थिति, या तो सीधी रेखा में हो या समकोणित अवस्था में हो, दोनों ही स्थिति में ज्वार भाटा आता है। कहां? पृथ्वी का वह भाग जहां जलीय भाग मौजूद होता है, तो ऐसे क्षेत्र में ज्वार और भाटा आता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, इसमें एक उच्च ज्वार आता है और निम्न ज्वार आता है। तो उच्च ज्वार आता है जब यह एक रेखा में सूर्य और चंद्रमा मौजूद होता है तब, जबकि समकोणित अवस्था मौजूद होता है तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार शुक्ल सप्तमी के दिन निश्चित तौर पर आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ऑप्शन है अंग क्षेत्र, संथाल क्षेत्र, नालंदा क्षेत्र या पाटलिपुत्रा क्षेत्र। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग के क्षेत्र में। अंग की राजधानी कहां थी?
चंपा। यह एक जनपद था, अंग की राजधानी थी चंपा, और इस क्षेत्र में मंजूषा चित्रशैली का प्रयोग किया जाता था। इस कला में मुख्यतः 3 रंगों का ही प्रयोग होता था, एक गुलाबी, हरा और नीला। ध्यान देंगे, इस कला में, इस मंजूषा चित्रकला शैली जो है, इसमें 3 रंग का प्रयोग, गुलाबी, हरा और पीला। गुलाबी, हरा एवं पीला रंग का इस्तेमाल किया जाता था इस चित्रकला शैली के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान देंगे, मंजूषा कला में बॉर्डर की प्रमुखता दी गई थी। मंजूषा कला शैली जो है, जो भी कला शैली बनाया जाता था उसमें चारों तरफ बॉर्डर से चित्रकारी किया जाता था। ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर से चित्रकारी किया जाता था मंजूषा चित्रकला शैली में। क्लियर, यह कला रेखा चित्र पर आधारित हुआ करता था। क्लियर, और यह कला बिहुला बिशहरी की धार्मिक गाथा पर भी आधारित था, यानी जो गायन गाया जाता था, बिहुला बिशहरी का गायन गाते हुए यह चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता था। और इसमें किस किस चित्र का प्रमुख रूप से अंकन किया जाता था, जैसे कि सांप है, चंपा फूल है, सूर्य है, कमल, हाथी, घोड़ा, मोर, मैना, कछुआ, मछली, पेड़, कलश, तीर, धनुष और शिवलिंग इत्यादि की चित्र बनाया जाता था, और उसके बाहर चारों ओर बॉर्डर बनाया जाता था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है देवोत्थान है, पितृपक्ष मेला है, गोवर्धन है या गणेश पूजन है। सही आंसर होगा पितृपक्ष को महालया की संज्ञा बिहार में दिया गया है। क्लियर, अब देखेंगे कि पितृपक्ष का प्रमुख स्थल बिहार में कहां है। सबसे पहला सवाल, पितृपक्ष का प्रमुख स्थल कहां है? गया में। गया में पितृपक्ष अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है, और ये पितरख के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर, 16 दिनों की यह अवधि के लिए गया में मनाया जाने वाला एक हिंदू जो मेला होता है, इसमें पितरों को श्राद्ध पूर्वक स्मरण करते हैं और उसके लिए पिंड दान करने की परंपरा शुरुआत है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी, ऑप्शन सी चैत्र माह की नवमी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर के मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर, और ध्यान देंगे, यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। वैशाली जिले के सोनपुर में गंडक नदी के तट पर यह मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी ध्यान रखेंगे, वैशाली जिला में मनाया जाता है। क्लियर, और गंडक नदी के तट पर मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में, एक नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो सोनपुर में 1803 ईस्वी में घोड़े का एक अस्तबल भी बनवाया था। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सोनपुर के मेले में 1803 ईस्वी में घोड़े का अस्तबल किसने बनवाया था, तो ध्यान देंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनाया गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मेले को ध्यान देंगे, इसका एक और नाम है, ऑप्शन में ध्यान देंगे, सोनपुर मेले का और नाम है, वह नाम हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला, या इसी को छत्तर मेला की संज्ञा दी जाती है। क्लियर, दोनों ही याद रखेंगे, सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला या छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा, जहां का क्षेत्रफल कितना है? तो शेखपुरा जिला के क्षेत्रफल 1034 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है। क्लियर, शेखपुरा जिला को याद रखेंगे। सबसे कम आबादी जो है वो भारतीय स्तर पर अगर यदि जो देखा जाए तो आबादी के तौर पर, घनत्व के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या वर्तमान समय में 10,38,04,637, इसकी कुल जनसंख्या, एकदम कंठस्थ, सबको याद रखेंगे, एकदम आंकड़ा एकदम क्लोज काफी पूछ देता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुलिकल्ली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। सही आंसर होगा केरल राज्य से पुलिकल्ली का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है? ऑप्शन है 22.14%, 24.28%, 25.07% या 25.12%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25.07%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। सही आंसर है महात्मा गांधी ने। ध्यान देंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर। एक बात और ध्यान देंगे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन की भी संज्ञा दिया गया है। इसके अलावा इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन की भी संज्ञा दिया गया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को 8 अगस्त और बड़े कांग्रेसी नेता को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे स्थिति में यह एक नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन शुरुआती अवस्था में इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है 1990, 1983, 1980 या 1977 ईस्वी। 1980 ईस्वी में मंडल आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? मंडल आयोग के द्वारा। ध्यान देंगे मंडल आयोग था क्या? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए ध्यान देंगे 20 दिसंबर 1978 ईस्वी को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, जिसे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कहा गया था, नाम था, की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 ईस्वी को 12 दिसंबर 1980 ईस्वी को प्रस्तुत किए थे। क्लियर। जिसमें पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था। क्लियर। तो मंडल आयोग जो था पिछड़े वर्गों को आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंख पाई जाती है? ऑप्शन है 1, 2, 4 या 8। तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीता का पीला रंग जो होता है वो होता है कैरिकोजेंथिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लाइकोपीन क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। कैरोटीन क्या होता है? गाजर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईडन समुद्र तट स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु या लक्षद्वीप। तो ईडन समुद्र तट जो है वर्तमान समय में खूब चर्चा में रहा था, जो पुदुचेरी में स्थित है और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। अब यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है? तो 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भारत में मिला हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो होता है वो एक अंतरराष्ट्रीय इको स्तरीय टैग होता है। अंतरराष्ट्रीय इको स्तरीय टैग होता है जो समुद्र तटों को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और सतत विकास में बढ़ावा देने के प्रयास को लेकर यह टैग प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र जो होता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो होता है वो डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है? तो इसी के अंतर्गत ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया, पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंगे निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन 5 जून, 13 मई, 14 जून या 21 जून। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्लियर। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देंगे अगर 5 जून की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि 13 मई की अगर यदि जो हम बात करेंगे तो 13 मई देख लेंगे 13 मई क्या होता है। इसके अलावा 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह था भारत में महात्मा गांधी का। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश महात्मा गांधी ने लिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन है सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या एसबीआई। सही आंसर है सारथी मोबाइल ऐप को सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है।
क्लियर। और यह किस लिए जारी किया गया इस बात का भी ध्यान देंगे। तो निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकंबा फूल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। सही आंसर है तेलंगाना राज्य से बथुकंबा फूल उत्सव का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन जो गलत है उसकी पहचान करना है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, स्नायु मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है। स्नायु जो होता है, स्नायु का अंग्रेजी क्या होता है? लिगामेंट। स्नायु का मतलब लिगामेंट। लिगामेंट तो लिगामेंट जो होता है, अब ध्यान देंगे, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम जो करता है वह करता है आपका टेंडन। टेंडन जिसे हिंदी में कंडरा कहते हैं, हिंदी में कंडरा कहते हैं, जिसको MBT यानी मांसपेशी जो होता है बोन से जुड़ा होता है, किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा, जिसे कंडरा कहा जाता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? बोन प्लस बोन को जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो आपका पहला ही आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है? ऑप्शन है प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग या केप टाउन। आपका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है केप टाउन में। ध्यान देंगे, संसद तो केप टाउन में स्थित है, लेकिन केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर संसद मौजूद है। तो संवैधानिक राजधानी जो है वह यहीं पर है अफ्रीका का। क्लियर। और ध्यान देंगे, प्रिटोरिया जो है उसे दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया है। जबकि ध्यान देंगे जोहान एक और राजधानी है, अब वह राजधानी न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक राजधानी कहा है? तो याद रखेंगे ब्लॉम फाउंटेन है। ब्लॉम फाउंटेन है। ध्यान देंगे, तीनों का तीनों, दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां तीन तीन राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी अलग है जो कि प्रिटोरिया में है। साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी जो है वह ब्लम फाउंटेन में है, जबकि केप टाउन जो है संवैधानिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? ऑप्शन है अदम, अंकारा, इस्तांबुल या इजमीर। इस्तांबुल जो है वो तुर्की का पश्चिम का द्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यह तीन ओर से, यह तुर्की जो है वो तीन ओर से एक मरमरा सागर, बॉस्फोरस जल संधि और गोल्डन हॉर्न के तीन क्षेत्रीय भागों से यह घिरा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस या ब्राजील। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? ऑप्शन है सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त रूप से। सही आंसर होगा सार्वजनिक प्रकार की भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक रूप से स्टील संयंत्र है। भिलाई रूस के सहयोग से, इसको रूस के सहयोग से स्थापित किया गया भारत में एक इस्पात संयंत्र है, जो कि 1955 ईस्वी में, उस समय रूस नहीं था, भूतपूर्व यूएसएसआर था। क्लियर। इसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर। और यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र था, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी गई है? ऑप्शन है चीट फंड में, लॉटरी में, जुआ एवं सट्टेबाजी में या उपर्युक्त सभी में। आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है वह उसको अनुमति दी गई है। ना तो चीट फंड में, ना तो लॉटरी में, ना तो जुआ में, ना तो सट्टेबाजी में। एफडीआई किसमें मिलता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है
वो लॉटरी में मिलता है आपका। लॉटरी जो होता है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, सॉरी लॉटरी नहीं, इसके लॉटरी के अलावा जुआ में सट्टेबाजी ये सब जो होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो प्रयुक्त में से सभी आपका जो होगा वो अनुमति नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। किसमें किसका एक तरफ मार्क दिया हुआ है और दूसरे तरफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसमें किसका मिलान करना है, क्लियर। तो इक्को मार्क जो होता है वो पर्यावरण शुद्धता के लिए दिया जाता है। हॉल मार्क जो होता है वह आभूषण, स्वर्ण आभूषण पर दिया जाता है, जबकि रग मार्क जो होता है वह दिया जाता है बाल श्रम प्रतिषेध पर, और एग मार्क जो दिया जाता है वह कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता पर। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिखित पुस्तक द लास्ट हीरोज के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, पी साईनाथ, संयुक्ता दास या बिमल जलाल। सही आंसर है पी साईनाथ जो है वो नवीनतम पुस्तक द लास्ट हीरोज के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े या हिंदुओं को दबाया गया। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुष्पा जड़ों यानी बट्रेस रूट के उदाहरण इसमें से कौन होते हैं? आपका आंसर है बादाम, पीपल, रबर का पेड़, ये सभी जो होते हैं वो पुष्पा जड़ों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है एकाधिकार शक्तियों पर अंकुश लगाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। दोनों ही उपयुक्त सही है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो प्रत्यक्ष कर जो होता है वो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष कर जो होता है वह इसके अंतर्गत निगम कर, आयकर, व्यय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी कर को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता से वसूली किया जाता है सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 75 क्वेश्चन सचिवालय सहायक BSSC का सेट प्रैक्टिस रहा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको अगर ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन जो है वह काफी यूजफुल क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में हम BSSC के क्वेश्चन में रख सकते हैं इसको, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक करिए, लाइक करके हमें आप प्यार अपना जता सकते हैं और प्यार बनाए हुए रखिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए या इसे बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी को चरमोत्कर्ष पर बनाए हुए रखिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।